हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले भाई हमारी अकाउंट्स की जस्ट दूसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास आई होप तुमने भाई बहुत ज्यादा डिटेल में देखी होगी, समझा होगा उसको। आज मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा भाई कि अगर तुम इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो पुरानी वीडियो देख के आओ। मैं तुम्हें पिछला जो है हल्का सा तुरंत रिवाइज करवा दे रहा हूँ, उसके बाद जाके क्या हम इस वीडियो पे आते हैं। देखो भाई, मैं तो सबसे पहले बताया था कि कुछ कुछ ना इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, पहले को हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब भी जो ऑनर है, जब जो बिजनेस का ऑनर है अपने बिजनेस में पैसा लगाता है स्टार्टिंग में, ठीक है, जो भी पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब अगली बात क्या होती है भाई कि जो बिजनेस है उसे इस पे इंटरेस्ट देता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये वाली बात पहले बता चुका हूं। अगर तुम्हें बहुत ही डिटेल चाहिए इसका तो तुम पुरानी वीडियो पे जा सकते हो आराम से। ठीक भाई, ये कॉमन डाउट मैं सबके बता चुका था। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब ये होता है बिजनेस का ऑनर और जो बिजनेस है वो दोनों के आपस में अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर भाई हमारे पास अगली बात है ड्राइंग। जब भी ऑनर को अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, जब भी ऑनर को अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालना पड़ता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। ठीक, और अगर थोड़ा हम उससे और आगे बढ़े तो जिस तरीके से भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है इसको, ठीक है, जिस तरीके से ऑनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, ठीक उसी तरीके से भाई ऑनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भी पड़ता है बिजनेस को। ठीक है, फिर भाई हमारे पास जो अगली बात है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, जिसे हम सीखेंगे। पहले हम बोलते हैं असेट्स। भाई असेट्स का मतलब क्या है? संपत्ति होती है। ठीक है, तुम्हारे बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, ठीक है, कोई सी मशीन तुम्हारे उसमें कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, या फर्नीचर वगैरह, ये सारे सारे क्या असेट्स हैं। ठीक है भाई, असेट्स मेरे पास नॉर्मली दो टाइप्स हैं। एक मेरे पास है करंट असेट्स, दूसरे बोलते हैं नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। वो सारे सारे कैश जो एक साल के अंदर मतलब वो सारे सारे असेट्स जिसको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसे बोलते हैं करंट असेट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अगला है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स क्या होते हैं भाई? ऐसे असेट्स जिसको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर भाई समझो डेटर क्या होता है? डेटर का मतलब है जब भी हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, हमारे बिजनेस ने किसी भी एक इंसान को अगर सामान बेचा है उधार पे, ठीक है, जब भी हमारा बिजनेस किसी इंसान को उधार पे सामान बेचता है तो बेचने के बाद अगर उसने अभी तक पेमेंट नहीं करी होती, ठीक है, उसने अभी तक पेमेंट नहीं करी तो उससे हमें पैसा लेना है। अब तो हम उससे पैसा लेंगे ना थोड़े दिन बाद, तो इसे हम क्या बोल देंगे? डेटर बोल देंगे। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं भाई मेरे पास क्रेडिटर की बात करते हैं। क्रेडिटर कौन होता है? मान लो जिस तरीके से हमारे बिजनेस ने कहीं पे सामान उधार बेचा, उसी तरीके से हमारे बिजनेस ने कहीं से सामान उधार खरीदा भी होगा। तो अगर सामान कहीं से उधार खरीदा होगा तो उसकी पेमेंट करनी होगी बाद में। ठीक है, तो हम उस इंसान को क्या बोल देंगे? क्रेडिटर। जिसे हम पेमेंट करेंगे ना फ्यूचर में आगे कभी भी जाके, तो उसे हम क्या बोल देंगे? क्रेडिटर बोल देंगे। ठीक है, फिर भाई जिसको डिटेल वीडियो चाहिए वो उस पर जा सकता है। ठीक है, मतलब जो पुरानी वीडियोस पर जा सकता है। अगली बात करते हैं भाई लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का मतलब है हमारी कंपनी के ऊपर जो भी कर्जा है उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, लायबिलिटी समझो दो टाइप से होती है। एक होती है इंटरनल, एक होती है इंटरनल जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, क्योंकि ऑनर ने भी जो पैसा है वो क्या उधार दिया होता है। ठीक है, दूसरा मेरे पास है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? कैपिटल को छोड़ के जो भी पैसा उधार होगा, जो भी हम पे कर्जा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोल देंगे। ठीक है, अब सुनो भाई, जो एक्सपेंस है और एक्सपेंडिचर, इसमें डिफरेंस क्या है? एक्सपेंस का मतलब है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चा होता है, ठीक है, जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है भाई? एक्सपेंडिचर का मतलब है जब भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं किसी भी असेट्स वगैरह को परचेज करने के लिए, उसमें क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है भाई, अब जो मेरे पास अगली चीज है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में देखो भाई, ये ना आज हमारी क्या आज क्लास शुरू हो रही है, ठीक है, ये हमारी आज की क्लास है, तो उसमें अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। ये उसका भाई एक प्रोसेस है। प्रोसेस मैं तो बताऊंगा कौन सा प्रोसेस है, यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, फॉलोड बाय एन कंपनी, ठीक है, कंपनी से अकाउंटेंट, ठीक है, कंपनी या फिर जो बिजनेस है उसका अकाउंटेंट उसको फॉलो करता है। ठीक, तो भाई वो क्या क्या फॉलो करता है वो वाली बात देखो, और समझो पहले क्यों फॉलो करता है। वो जो प्रोसेस को फॉलो क्या करता है, सबसे पहली चीज मेरे पास भाई
टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल में हमारी कंपनी में प्रॉफिट कितना हुआ है इस बात को पता लगाने के लिए वो प्रोसेस फॉलो करता है। फॉर मेकिंग डिसीजन, भाई आगे कितना पैसा लगाना है कितना पैसा नहीं लगाना, ठीक, पैसा लगाने की जरूरत है भी या फिर नहीं है, उन सब चीजों के लिए, और भी बहुत सारी चीजें होती है उन सब में डिसीजन मेकिंग करने के लिए। अगला मेरे पास है फॉर कंपैरिजन, भाई कंपैरिजन का मतलब क्या है, इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, पिछला साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया था, उससे पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया था, इन सबको कंपेयर करने के लिए भाई हम क्या करते हैं, जो भी उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर पाए कि पिछले साल हमारा प्रॉफिट कितना था, इस साल हमारा प्रॉफिट कितना है, ठीक। भाई जो मैं तो बता कि प्रोसेस क्या है, ठीक, नॉर्मली पहले यहाँ देखो जो उसकी डेफिनेशन है ऑफ अकाउंटिंग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग में पास क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, भाई आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, पैसों से रिलेटेड, पैसों से संबंधित ट्रांजैक्शंस है भाई, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या बोला, आइडेंटिफाइंग, जैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड देखो, जैसे मुझे पता लगा भाई कि ये ट्रांजैक्शन मेरे पास क्या है, फाइनेंशियल है, ठीक, और ये ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल नहीं है, तो जैसे मान लो कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक साथ होते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस का मतलब है पैसों, देखो जब भी हम लेन देन कुछ करते हैं ना उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो सिंपली अगर बोला जाए भाई कि मेरे पास ना कोई भी पैसों का लेन देन होगा, हम पहले उसको पहचानते हैं कि कौन कौन से पैसों वाले लेन देन है, कौन कौन से नहीं है। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलो हमने कार खरीदी, ठीक है, वो मेरे पास क्या भाई पैसों से संबंधित है, ठीक। दूसरा, जो मालिक का बेटा है उसको घर छोड़ दिया उसी कार से, मान लो, ठीक, ऐसे छोड़ दिया, रास्ते से आ रहा था छोड़ दिया उसको, तो ये कोई फाइनेंशियल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या फाइनेंशियल और जो नॉन फाइनेंशियल है उसको हमें क्या पहचान में आना चाहिए उसे। तो पहले उसका भाई आइडेंटिफाइंग है, दूसरा रिकॉर्डिंग, तीसरा बस क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करते हैं। देखो क्लासिफाई का मतलब क्या है, जो एक जैसी ट्रांजैक्शंस है उसे हम एक जगह लिखते हैं। मान लो खरीदने से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसे एक जगह लिखेंगे। खरीदने में दो से तीन तरीके खरीद होती है। पहला जो खरीद करी है, जो हमने परचेज किया है, जितने भी परचेज हमने किया भाई, मान लो उधार पे हमने परचेज किया है, उधार पे, ठीक है। अगर परचेज हमने जो मतलब इसको बोलते हैं क्रेडिट पे, ठीक, अगर हमने कोई से भी परचेज करी हुई है क्रेडिट पे तो उसे हम एक जगह लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, हमने कैश से खरीदा है उसे एक जगह लिखेंगे। तीसरा, मैंने बैंक से खरीदा है उसे हम एक जगह लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि इन तीनों को अलग अलग लिखना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, क्लासिफाइंग बोलते हैं। अगला है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है जो भी अलग अलग टाइप के ट्रांसैक्शंस है, जब पूरा साल बीत जाता है उसके बाद क्या हम उसको जोड़ते हैं कि टोटल खर्चा कितना हुआ है, ठीक है, टोटल इस पे उसका टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है। जितना भी सारा अमाउंट है ना वो सारा का सारा देखते हैं। फिर अगला मेरे पास है इंटरप्रेटिंग, ठीक है। फिर करते भाई उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक, वो तुम्हें आगे पता था इंटरप्रेट क्या होता है, ठीक। एक तरीके से मान लो कि हम पता लगाते हैं हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरप्रेट करना। अगला है बस कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, हम उसको क्या कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं। किसको कहता है भाई, कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। भाई यूजर्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या, कंपनी का मालिक हो गया, कंपनी में काम करने वाले वर्कर हो गए, मैनेजर हो गए, ठीक है, ये सारे होते हैं, क्रिएटर हो गए, डेटर हो गए, इन सबको क्या बोलते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। और क्यों बताते हैं, फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, क्यों करते हैं भाई इसको, जजमेंट के लिए, जज कर पाए कि भाई पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है। एंड डिसीजन मेकिंग, भाई डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि अगर सिंपली बोले ना, वो डिसाइड कर पाए कि क्या और पैसा लगाने की जरूरत है या फिर नहीं है, ठीक है। अब सुनो भाई, आइडेंटिफाइंग के बारे में तो मैं डिटेल में बता रहा हूं। तो आइडेंटिफाइंग मीन्स we will first check that the transactions take place are financial in nature or non financial in nature। पहले पता लगाएंगे कि फाइनेंशियल है या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस है, ठीक है। फिर करेंगे फाइनेंशियल मींस इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी होगी, एंड नॉन फाइनेंशियल मींस नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक। जो मेरे पास टर्म्स ऑफ मनी में होंगे, जो पैसे की फॉर्म में होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो नहीं होगा उसको नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मेरे पास अगला क्या, रिकॉर्डिंग। तो वंस द ट्रांसैक्शन इज आइडेंटिफाई एज अ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, जब हम पता लगा लेते हैं जो ट्रांसैक्शन है वो फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है, देन ओनली द फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। जो हमारा बही खाता है, जो हमारा अकाउंट्स है, हम क्या करते हैं भाई उसको उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। फिर और किसको करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस को करते हैं। अगली बात है भाई क्लासिफाइंग। तो ये क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांसैक्शंस मींस
आफ्टर आइडेंटिफाइंग, जब हमने क्या किया भाई, आइडेंटिफाइंग कर लिया, ठीक है, और फिर जाके द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल बी सेपरेट द सेम नेचर। देखो मेरे पास क्या भाई, जो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना, जो एक नेचर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए, हम क्या उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है, अलग अलग लिखेंगे, परचेस वाला अलग, सेल वाला अलग, मशीनरी परचेस करिए उसको अलग, ठीक है, आगे बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो क्या भाई यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विल बी सेपरेट एंड द सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इन सेपरेट कॉलम। भाई उसमें क्या होगा, सेपरेट एक में अलग से कॉलम बनाते हैं, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है, आगे सीखेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में लेजर पोस्टिंग के बारे में। हम अगली बात करते हैं भाई, इसको बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस मींस we will total the same nature of transactions। भाई जो एक नेचर के ट्रांसैक्शन हो गया हम उसको टोटल करेंगे, ठीक है, ट्रांसैक्शन अमाउंट इन सेपरेट पेज, ठीक है, भाई जो मेरे पास ना सेम नेचर का ट्रांसैक्शन है उसे हम क्या करेंगे, एक सेपरेट पेज में टोटल करेंगे, इसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। वो जो पेज मैंने बोला ना कि भाई सेपरेट मेरे पास का एक पेज होगा, जो सेपरेट पेज उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है, यही बात है। उसके बाद भाई हमारे पास जो नेक्स्ट है, यानी कि वेयर टोटल ऑफ ऑल सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर प्रेजेंटेड। भाई वहां पे देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो भी एक नेचर के ट्रांजैक्शन है उन सबका टोटल करके लिख देते हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे हमें सारी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अगला बस है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मीन आफ्टर समराइजिंग द रिकॉर्डेड स्टेटमेंट इन ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, ठीक है। देखो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, जो कंपनी के अकाउंटेंट होते हैं ना वो क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, देखो दैट मींस, इसका मतलब क्या है, दैट मींस आइदर एग्जांपल भी बोलते हैं इसको। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है द ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, ये सारे मेरे पास क्या भाई, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से फाइनेंशियल, एक तरीके से इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। टू नो द प्रॉफिट अर्न एंड द लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस, ठीक है, भाई प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है इस चीज को पता लगाने के लिए करते हैं। भाई हम अगली बात करते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी चीज हो जाती है ना, फिर क्या बोलते हैं, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करते हैं ऑनर के साथ, ठीक है। देखिए देयर में बी प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में क्या प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, ठीक, विच रिफ्लेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक, भाई जो कि कहां पे शो होता है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जाके शो होता है। तो दिस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। और भाई ये सारी बात किसको बतानी चाहिए, जो यूजर्स ऑफ अकाउंट है उससे बतानी चाहिए, सो दैट दे कैन टेक डिसीजन रिगार्डिंग फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, मतलब कि ताकि उन्हें दोबारा पैसा लगाने की जरूरत है या फिर नहीं है, इस बात का डिसीजन ले पाए, ठीक। भाई मेरे पास कुछ कुछ एस्पेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। देखो द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसको AICPA बोलते हैं, हैड डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। भाई इसमें क्या बताया गया, अकाउंटिंग क्या मेरे पास आर्ट है, किस बात का, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। देखो भाई ये सारी बातें तो मैं बता चुका हूं, ठीक। ट्रांसैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, ठीक है, जो क्या है मतलब एक मान लो कि फाइनेंशियल पार्ट है, ठीक है, पैसों से संबंधित है, ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, वो कैसा भाई फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक। उसके बाद क्या जो भी उसका रिजल्ट निकल जाएगा हम क्या उसको जाके इंटरप्रेट, मतलब कि जो रिजल्ट निकलेगा ना उसको हम क्या है जब इंटरप्रेट कर लेंगे कि प्रॉफिट होएगा लॉस है, उसको हम जाके ऑनर को बता देंगे, ठीक है। फिर भाई कुछ कुछ एस्पेक्ट है अकाउंटिंग है जो हमें सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला भाई मैं उसका इकोनॉमिक इवेंट, ठीक, एक बात ध्यान रख के चलना भाई, मैंने हमेशा बोला है कि हमारे पास हमेशा वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। तो कह रहे कि इट इज देखो मैं उसका भाई इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंपनी हैज टू अंडरगो व्हेन द नंबर ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इज इन्वॉल्व, ठीक है। भाई नॉर्मली क्या होता है, जो मेरे पास मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ना जब वो इन्वॉल्व होती है तभी सारी बात सही होती है, ठीक है। सच एज परचेजिंग न्यू मशीनरी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, मशीन इंस्टॉलेशन ऑन साइट एटसेट्रा, ठीक है। ये साथ मेरे पास कभी एक तरीके से हमें ध्यान रखना है, कुछ एस्पेक्ट वो है कि इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, ठीक, तभी इसको रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद भाई देखो अगला जो मेरे पास है
आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारी बातें बता चुका हूं मैं कि देखो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, पहले पहचानते हैं कि फाइनेंशियल है कि फाइनेंशियल नहीं है, मतलब कि पैसों से संबंधित है कि पैसों से संबंधित नहीं है। उसके बाद मेरे पास क्या है, मेजर करते हैं भाई कितना अमाउंट है उसका, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या भाई इसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करते भाई जो ऑनर होते हैं ना उसे कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगला है, द अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी आउटलाइन। देखो भाई मेरे पास क्या जो अकाउंटिंग सिस्टम है, द अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी आउटलाइन इन सच अ वे, इस तरीके से दैट द राइट डाटा इज आइडेंटिफाइड। ठीक है भाई, जो मेरे पास अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हमारे पास राइट डाटा आइडेंटिफाई कर पाए, मेजर, रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट टू द राइट इंडिविजुअल एट द राइट टाइम। ठीक है, और भाई क्या होना चाहिए अगली बात, जो भी डाटा पता लगा है उसे राइट पर्सन को बताइए, नहीं किसी को बताते फिर रहे, जो ऑनर है ठीक है, या फिर जो कंपनी के अंदर अपना इंटरेस्ट रखता है उसे बताए। ठीक है, इंटरेस्ट रखने का मतलब हो जाता है कि भाई जो कंपनी के मान लो मैनेजर हो गया, उसके वर्कर हो गए, उसके क्रेडिटर मतलब जिन्होंने उसे पैसा दिया है, उसके बाद भाई बैंक वाले हो गए जहां से उन्होंने बैंक से लोन लिया है। ठीक है, वो सारी बात। उसके बाद मेरे पास अगला है ऑर्गेनाइजेशन के इन, हाँ भाई इसका इट है। ठीक है, इट रेफर्स टू द साइज ऑफ एक्टिविटी एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, तुम कितना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, कितना छोटा बिजनेस चला रहे हो, वो चीज है। इंटरनल यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो भाई इंटरनल यूजर कौन होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास मालिक हो गया, जो ऑनर ना वो हो गया। ठीक है, मैनेजर हो गया, सीईओ वगैरह हो गए, ये सारे हो गए। ठीक, और मान लो जो कंपनी के एम्प्लॉय है वो भी हो गए, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। It is about communicating important financial information to the customer according to which they will make the correct decision। ठीक है भाई, वो क्या अपने कस्टमर को ही बताते हैं ताकि वो क्या सही डिसीजन ले पाए। ठीक है, अब सुनो भाई, मेरे पास क्या है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग है। फंडामेंटल अकाउंटिंग में मैं तुम्हें असेट्स के बारे में बता चुका हूँ कि भाई असेट्स क्या होता है। ठीक, फिर उसको एक बार ना हल्की से बस मैं रीडिंग करवा दे रहा हूँ कि भाई असेट्स में एक्चुअली हमने पढ़ा क्या है। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन आइटम विच इज पोसेस्ड बाय द एंटरप्राइजेस। ठीक है, एक इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक, पोसेस्ड का मतलब है रखता है, कौन रखता है भाई, बाय द एंटरप्राइजेस, इज रेफर्स टू एन असेट्स। ठीक है, एक कोई सी चीज है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, उस इकोनॉमिक वैल्यू वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। कह रहा है कि टू पुट इन अदर वर्ड्स, देखो भाई assets are those items that can be transformed into cash or that generate income from the enterprises shortly। देखो नॉर्मली बोले भाई यहाँ पे क्या है, अदर वर्ड्स assets क्या होता है, assets are those items, ऐसा आइटम that can be ट्रांसफॉर्म, जिसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू कैश। ठीक है, जिसको हम क्या भाई कैश में ट्रांसफॉर्म करते हैं धीरे धीरे करके। जैसे मान लो मशीन खरीदी, ठीक, मशीन का यूज करते 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 क्या होगा भाई, आगे जाके वो हमसे कैश भी तो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, कि और दैट जनरेट इनकम, उससे क्या करते हैं भाई, उस असेट से क्या करते हैं हम, इनकम जनरेट करते हैं। मेरे पास कंपनी के अंदर फर्नीचर रखा है, मैंने फर्नीचर क्यों रखा हुआ है, ताकि पैसा कमा पाऊं उससे। ठीक है, जनरेट इनकम फॉर द एंटरप्राइजेस शॉर्टली। ठीक, कह रहा है इट इज यूजफुल इन पेइंग द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एंटिटी और डेब्ट। ठीक है, और भाई ये यूजफुल क्यों है, ताकि हम क्या है जो भी खर्चे वगैरह है, जो हमारा जो बिजनेस है उसके जितने खर्चे हैं उसको हम क्या पे कर पाए। ठीक भाई, अगली बात करते हैं लायबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, तो द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व होता है। ठीक है, भार होता है। ऑब्लिगेशन और डेब्ट इसका मतलब वही होता है। अब देखो ऑब्लिगेशन या फिर मैं डेब्ट बोल दूं, इसका मतलब क्या है, एक हमारे पास एक भार है, एक दबाव है हमारे पास। ठीक है, एक कर्जा है, दैट इज पेबल बाय द एंटरप्राइज। वही ऐसा कर्जा जो कि एंटरप्राइज के द्वारा उसको पे किया जाना है। ठीक, किसको, टू अदर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, किसी दूसरे बिजनेस को या इंडिविजुअल, इज रेफर्स टू लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, लायबिलिटी होती है। टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, अगर अदर वर्ड्स में बोले, लायबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन दैट आर राइजिंग आउट प्रीवियस ट्रांसैक्शंस। हमने पहले कोई खर्चा किया होगा, ठीक है, वो निकल के सामने आता है। मान लो कि मैंने पहले कभी उधार में खर्चा किया होगा, ठीक, अगर मैंने उधार पे खर्चा किया तो इसको पे भी तो करना पड़ेगा ना, ये सारी बातें पड़ती है। ठीक है, विच इज पेबल बाय द एंटरप्राइजेस थ्रू द असेट्स पोसेस्ड बाय द एंटरप्राइज। देखो भाई जो कैसे पे किया जाता है, असेट्स जो ले रखा है ना, उस असेट्स के हम पैसा कमा के उसको पे करते हैं। अगली बात करते हैं ऑनर सिक्योरिटी, जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर तो भाई हमारे पास क्या है, ऑनर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द वाइटल सेगमेंट। देखो भाई ये नहीं, ठीक है, वन ऑफ द वाइटल सेगमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप
ठीक है भाई। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का मैं देखो वन ऑफ द थ्री, हाँ भाई यहाँ पे होगा, ठीक है वन ऑफ द थ्री। देखो थ्री में क्या असेट्स है, लायबिलिटी और क्या कैपिटल है, ठीक है तीनों में से एक है। तो मैं उसका है ऑनर्स इक्विटी इज वन ऑफ द थ्री वाइटल सेगमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बैलेंस शीट। ठीक है भाई, पहले समझो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें क्या होता है कि अकेला ही जना मालिक होता है, ठीक, कोई और उसका मालिक नहीं होता। जो भी फायदा होगा घाटा होगा सारा सारा उसी को झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बैलेंस शीट एंड वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट, ये बहुत ज्यादा मेन एस्पेक्ट होता है ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग किसमें पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पता लगेगा। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी लिख लो या फिर इसके बोले तुम क्या है कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है। करके इट डिपिक्ट्स द ऑनर इन्वेस्टमेंट। भाई डिपिक्ट्स का मतलब है शो करता है, इसका मतलब क्या शो करता है। इट डिपिक्ट्स द ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेड मीन्स ट्रेड माइनस द ऑनर्स विड्रॉल। देखो भाई इसका मतलब क्या है, जो भी बिजनेस पूरा चल रहा है ना उसमें से अगर हम माइनस कर दे किसको, ऑनर्स विड्रॉल को। ऑनर ने जो भी निकाला है ट्रेड में से अपने पूरे बिजनेस में से जो पैसा निकाल लिया ना, जैसे मान लो कि पहला पूरा साल बिजनेस चला, लास्ट में प्रॉफिट निकाल लिया उसने, ठीक है। तो जो लास्ट में वो छोड़ता है, जो बचा होता है उसमें क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कह रहा प्लस नेट इनकम सिंस द बिजनेस कंसर्न कमेंस, मतलब कमेंस। देखो कह रही कि उसमें प्लस क्या कर देते हैं। देखो सिंपल सी बात ये है, इसमें होता क्या है, इक्विटी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में पैसा कमाया, देखो भाई पैसा कमाया, ठीक, कुछ भी पैसा कमाया, पहले उसने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है, प्रॉफिट हुआ मान लो 5,000 रुपये का, ठीक है, खर्चा हुआ 1,000 रुपये का, ठीक। अपना कितने चार, इसमें से कितने बचे, देखो इसको वो क्या बिल्कुल छेड़ेगा नहीं, 10,000 को छेड़ेगा नहीं, 5,000 में से 1,000 चला गया, कितना बचा 4,000। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं। मतलब इसे बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी, इसे बोलते हैं जो उसने विड्रॉल फ्रॉम द ट्रेड, क्या बोलते हैं इसको, विड्रॉल फ्रॉम द ट्रेड बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं भाई मेरे पास जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। जो अकाउंटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का नॉर्मली बोले कि हम अकाउंटिंग करते क्यों है, ठीक है। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, तुम ऑब्जेक्टिव बोल रहे हो, फिर इसका एक तरह से मान लो इंपॉर्टेंस बोलो, बात वही पड़ती है। तो मेरे पास पहले क्या भाई, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जो भी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है, उसको उसका अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम क्या अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग इज यूज्ड टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। भाई और ट्रांजैक्शंस कैसे होनी चाहिए, फाइनेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ बुक ऑफ अकाउंट, ठीक। और किसमें, अकाउंट्स की जो बुक है, मतलब कि हमारी बुक नहीं, जो कंपनी में जो होता है ना अकाउंटेंट, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। पहले क्या होता था भाई, पहले क्या है कि तुम्हारे पास ना बुक्स ऑफ अकाउंट ना कॉपी में होते थे, वो पेन से कॉपी पे लिखते रहते थे, ठीक है। तो वो जाओगे दुकानदार के पास, वो ऐसे करते हैं, ठीक। फिर फॉर दिस ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब नॉर्मली क्या होता है, एक ना ऑर्डर है जो पहले से सेट है, ठीक है। तो मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्या क्या होता है। इन जर्नल एंड देन पोस्टेड टू प्रिंसिपल बुक, ठीक है, मतलब दैट मीन्स लेजर, ठीक। क्या होता है भाई, प्रिंसिपल बुक का मतलब क्या होता है, लेजर हो जाता है। उसके बाद जो अगला मेरे पास है, टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। देखो पहले मैंने बता दिया क्या करते हैं, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये पहली बात बता दी। दूसरा मेरे पास है टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, इस चीज को पता लगाने के लिए हम क्या है कि अकाउंटिंग करते हैं। तो एवरी बिजनेसमैन इज कीन टू नो, मतलब कि बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन पीरियडिकली। भाई मतलब कि ना वो हर महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से वो क्या है, देखो हर साल ना वो जानना चाहते हैं भाई कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो टू चेक वेदर द बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट और इनका लॉस। भाई इसमें क्या चेक करते हैं कि प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस है, ठीक है। वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और भाई इससे क्या होता है, हमने एक अकाउंट बनाते हैं, उसमें से पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो तुम्हें ये वाली बात पहले पता लगी होगी। पहले तुम्हें पता होना चाहिए हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि हम अकाउंटिंग करते क्यों है। उसके बाद अगर देखो तुम्हें हेडिंग पता होगी ना तो सारी बात समझ जाओगे। तो हमने टॉपिक क्या बोला कि हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। भाई पहले समझो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब निकल के आता है कि हमारे ऊपर ज्यादा कर्जा है या फिर हमारे पास ज्यादा पैसा है। देखो दो चीज हो सकती है, एक मेरे पास एसेट्स, ठीक है, दूसरी मेरे पास लायबिलिटी। तो मैं सिंपल सी बात समझनी है, अगर देखो असेट्स ज्यादा है या फिर लायबिलिटी ज्यादा है, दोनों में से भाई ज्यादा क्या है,
वो चीज देखी जाती है, ठीक है। असेट्स ज्यादा है या फिर देखो अगर असेट्स ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो अगर देखो अगर दोनों मेरे पास बैलेंस है ना, तो कंपनी बहुत ही टिकी हुई है बस, ठीक है, प्रॉफिट कमा रही चल रही, प्रॉफिट कमा रही चल रही। लेकिन असेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी उसके पास कम है, ठीक है, इसका मतलब कंपनी की कंडीशन क्या थोड़ी सी अच्छी है। लेकिन अगर असेट्स बहुत ज्यादा है और लायबिलिटी बहुत कम है, ठीक है भाई, तो भी दिक्कत है, ठीक। तो यार थोड़ा बहुत इनका रेशियो होता है, आइडियल रेशियो होता है 2:1 का होता है, ठीक है। ऐसा मान के चलो, मतलब कि असेट्स अगर 100 रुपए की है तो लायबिलिटी कम से कम 50 की होनी चाहिए, थोड़ा अच्छा चलता है ऐसे बिजनेस, ठीक है। अब सुनो इसके बाद, देखो भाई, तो टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अगला उसका भाई जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको पता लगाना है ऑफ द बिजनेस टू चेक द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है भाई, कितना मेरे पास असेट्स है और कितने मेरे पास लायबिलिटी से, ये चेक करते हैं। फिर फॉर दिस पर्पस वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, देखो प्रॉफिट या लॉस पता लगाने के प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ठीक। और मैं उसका बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं भाई, ताकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लग पाए। अच्छा देखो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमें नेट प्रॉफिट निकाल के देता है भाई, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से पहले मेरे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, एक मेरे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, उसमें से हमने ऑफिस के खर्चे माइनस नहीं करे। देखो हमने टोटल पैसा कमाया, टोटल पैसे में से अगर मैंने फैक्ट्री का खर्चा माइनस कर दिया, फैक्ट्री में देखो एक था फैक्ट्री, दूसरा था ऑफिस, तो फैक्ट्री में जो भी खर्चा हुआ अगर हमने वो सारा जो भी मेरे पास है मैंने माइनस किया, उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और जब इसमें से मैं ऑफिस के खर्चे माइनस कर दूं, ठीक है, ऑफिस में जो भी खर्चे हुए अगर मैं उसको माइनस कर दूं और फिर जाकर टैक्स वगैरह सारा पे कर दूं, ठीक, जो भी टैक्स अगर हम ऐसा कर देते हैं, ठीक, चल मैं सिर्फ ऑफिस के खर्चे उसको पे कर दिया, अगर ऐसा हो जाता है तो भाई हम उसका क्या निकल के आता है, वहां से नेट प्रॉफिट निकल के आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस के खर्चे जैसे माइनस करते हैं क्या निकलता है मेरे पास, नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। ये बस बहुत आगे की बात है। आप सुनो भाई, तो नेक्स्ट जो मेरे पास है उसे हम बोलते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। देखो भाई हमारे पास क्या होता है कि हम देखो टॉपिक पता नहीं टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है, जो भी हमारे पास क्या है कि जितने भी यूजर्स है उन सबको क्या है कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर देखो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, भाई इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है, जो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मान लो कि कस्टमर हो गए, ठीक है, और जैसे मान लो और भी बोल दूं डेटर हो गए, बैंक हो गए, क्रेडिटर हो गए, ठीक, जितने ये सब लोग हैं और कंपनी का मालिक वगैरह ये सारे, और स्टेक होल्डर मतलब जिसने पैसा लगाया है, ठीक, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यही है। फिर इट हेल्प्स देम इन मेकिंग गुड फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है, ये क्या भाई इनको ना जो यूजर्स है उनको हेल्प करती है, जो अकाउंटिंग उनको हेल्प करती है अच्छा डिसीजन लेने में। अच्छा डिसीजन का मतलब क्या है कि उन्हें और पैसा लगाने की जरूरत है या फिर नहीं है। फिर नेक्स्ट पास है टू असिस्ट द मैनेजमेंट, ठीक है भाई, मैनेजमेंट को बताने के लिए भाई हम किस पोजीशन पे हैं किस पोजीशन पे नहीं है, उसके लिए भी इसी की जरूरत पड़ती है। बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल डाटा, जो हमारे पास पैसे और डाटा है, एंड प्रोवाइडिंग इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जो हमने इंटरप्रेट किया है, मतलब ये पता लगा है प्रॉफिट की लॉस है, इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग 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 असेट्स, ठीक है, मतलब असिस्टेंट्स, फिर जाके मैनेजमेंट इन हैंडलिंग बिजनेस ऑपरेशन बोलते हैं इफेक्टिवली। देखो क्या करते हैं भाई, हमें ना मैनेजमेंट को बताना पड़ता है कि भाई तुम्हें और अच्छे से काम करना है, प्रॉफिट इस बार कम हुआ है, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, ये सारी चीजें। देखो मैनेजमेंट क्या करती है, जो भी पूरा पूरा बिजनेस है, फैक्ट्री वैक्ट्री सबको संभालती है कि भाई देखो यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, तो बताते रहती है। तुमने देखा होगा तुम्हारे कंपनी के, जैसे मान लो कि जो अगर तुम्हारे पापा वगैरह काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर अगर तुमने कभी भी इन फ्यूचर मान लो जॉब करोगे ना, तो वहाँ पे क्या है मैनेजर होगा। मैनेजर क्या करेगा भाई, मैनेजर ना हमेशा क्या है कि जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको वो ना बोलता रहेगा भाई कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ऐसा होता है, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं भाई, मेरे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, मतलब क्या क्या लक्षण होते हैं उसके। अब सुनो, नॉर्मली बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स को लक्षण नहीं बोल सकते, जैसे तुम्हारे पास क्या, तुम्हारा मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल के अंदर जो भी उसका फीचर्स होते हैं ना, उस तरीके से अकाउंट्स के क्या क्या फीचर्स है, ठीक, उसकी बात करते हैं। तो आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन एंड इवेंट, पहला भी काम क्या उसका, आइडेंटिफाई करता है किस चीज को, जो भी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन है, इसको पढ़ा चुका हूं मैं, इसको हल्का सा पढ़ लेना, ठीक है। फिर मेजरिंग द ट्रांसैक्शंस, भाई जो ट्रांसैक्शन हो गई है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट तो मेरे पास है
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन भाई इसको बता चुका हूँ, जब मेजर कर लेते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन, जो एक ही जैसे ट्रांजेक्शन है उस सबको हम क्या करते हैं भाई क्लासिफाई करते हैं। फिर समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस, ठीक। अब जब हमने क्या है कि भाई सारा जो भी था उसको कर लिया, जब हमने क्या है कि जब हमने क्लासिफाई कर लिया एक जैसे जितने भी ट्रांजेक्शन थे, जब हमने उसको एक जगह लिख दिया, उसके बाद हम उसको करते हैं समराइज करते हैं, मतलब कि टोटल करके लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है भाई, तो बोलते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा। भाई जो भी मेरे पास फाइनेंशियल डाटा आ गया, अब उसको एनालाइज करते हैं, भाई प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सबको चेक करते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर जाके मेरे पास अगला है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा और रिपोर्ट्स टू द यूजर्स, ठीक है। जो हमारे पास यूजर्स है हम क्या करते हैं उनको बताते हैं भाई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है इस साल। फिर मेरे पास अगला है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। भाई देखो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग तुम्हारे पास इसका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पक्का आता है थ्योरी में, ठीक है। तो पहले मेरे पास भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले समझो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पता लगाते हैं टोटल खर्चा वगैरह कितना हुआ, उससे प्रॉफिट कितना निकल के आया है, ठीक है। तो देखो भाई इसके बारे में, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच, एक ऐसी ब्रांच है किसकी अकाउंटिंग की नॉर्मली हमारे 3 ब्रांच होती है, ठीक है। मेरे पास क्या फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। कह रहा विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स द सेपरेट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस टू समराइजेशन एंड कम्युनिकेटिंग टू फाइनेंशियल डाटा। देखो ये वाली बात तो मैं बता चुका हूँ। फाइनेंशियल तुम्हें ना जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताना हो तो वही होता है बस कि आइडेंटिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है। ये सारा जो प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं इसका कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। अब भाई समझो, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग ना हमारी होती है फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं सिर्फ फैक्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, तो जहां पे ऐसे काम चलते हैं ना फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ठीक, उन सब जगह देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली बोले इसमें क्या होता है भाई कि अगर हम कोई सा भी सामान बना रहे हैं, ठीक है, मेरे पास क्या है कि मैं अपना पूरा बिजनेस चला रहा हूँ, उस बिजनेस को चलाते वक्त भाई मैं जो भी सामान बना रहा हूँ उन सभी सामानों में, ठीक है, जो भी मैं सामान प्रिपेयर करता हूँ उसमें टोटल खर्चा कितना हुआ है, खर्चा होने के बाद जो भी और खर्चे उसमें ऐड करने वो सारे खर्चा ऐड करते हैं। पहले एक सामान को पता लगाते हैं कि वो सामान कितने रुपए का बना है, ठीक है। उस सामान को बनने के बाद उसमें अपना प्रॉफिट का हिस्सा ऐड करते हैं, फिर उसको मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। अब ये जो सामान को बनाने में जितना भी खर्चा होता है ना उसको बोलते हैं कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि भाई अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी क्या एक प्रोडक्ट है, वीडियो का तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट है, बस वो डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक। अब इस वीडियो को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है उस हम क्या बोलेंगे, इस वीडियो की कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर अब मान लो भाई कि मैं तुम्हें और एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो कि तुम मार्केट गए, ठीक है, तो मार्केट गए बर्गर खाने के लिए, बर्गर को खाने में भाई देखो तुमने उसको 10 रुपए दिए मान लो, ठीक। अब क्या होगा, जो तुमने उसको 10 रुपए दिए उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, मान लो कि कॉस्ट उसकी 6 रुपए होगी, तो उसने एक बर्गर पे 4 रुपए कमाया, इस तरीके से, ठीक। तो जो भी किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट होती है ना, हम वो कहाँ पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। हम उसे कहते हैं भाई जो कॉस्ट है ना उसके बारे में सारी बातें पता लगाते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका देखो भाई और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, मैं तो पहली चीज बोलता हूं, देखो बात हमारे पास यहां पर निकल के आती है कि कोई सा मैंने सामान बनाया, जो सामान मैंने बनाया है, ठीक है भाई, उस सामान में क्या होगा कि मैं ये देखूंगा कि उसकी कॉस्ट जो है, जो पैसा उस पर लगाया है वो कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो। ऐसा हो कि भाई हमने कम करने के चक्कर में बहुत ही सस्ता सामान बना दिया, ठीक। लेकिन हमें सामान ऐसा बनाना होता है जो कि भाई लोगों को पसंद आए, ठीक है। अगर लोगों को सामान पसंद ही नहीं आएगा तो भाई उससे हम क्या करेंगे, ठीक है। अब अगली बात करते हैं भाई, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो समझो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। भाई जो करता है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करता है, किस तरीके से, इन सच अ वे, इस तरीके से दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की हेल्प करे इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जिससे क्या होगी भाई वो हर चीज पे कंट्रोल पाए। मान लो बहुत ही ज्यादा खर्चा आ रहा है इस सामान को बनाने में और उस पर कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे, मान लो एक सामान है, इसको बनाने में 50 रुपए लग रहे हैं, लगने चाहिए, ठीक है, उस 60 रुपए पहुंच जा रहे हैं कभी कभार,
ऐसा क्यों हो रहा है? जो एम्प्लॉय काम कर रहा है कभी बीच में घूमने चला जा रहा है, ठीक है, सामान बनते 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 कहीं घूमने चला गया तो सामान क्या खराब हो गया, तो ऐसे क्या कॉस्ट ना बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि हम टोटल 100 सामान बना रहे हैं, ठीक है, 100 सामान, मान लो एक सामान में 50 का बना रहा था, अगर 100 में से 10 सामान खराब हो जाएंगे तो कितने बचे भाई? 90 बचे। अब ये जो 90 बचे हैं ना, जो 10 का लॉस हुआ है वो सारा का सारा इसमें जुड़ जाएगा, जितना भी जो 10 की जो 10 का प्राइस है ना वो सारा क्या इसमें जुड़ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें इसका एक और एग्जांपल देता हूं। भाई सपोज करो मैं टोटल 10 सामान बना रहा हूँ, एक सामान मेरे पास क्या है 10 रुपए का है, ठीक है, उसमें से क्या हो एक सामान खराब हो गया, ठीक है, वैसे कि ये इसका कॉस्ट है जो नॉर्मल कॉस्ट होनी चाहिए, ये क्या नॉर्मल कॉस्ट है, ठीक है। तो 10 सामान में से एक सामान क्या खराब हो गया, टोटल सामान कितने बचे? 9 सामान बचे ना, तो 9 हम ऐसा थोड़ी करेंगे भाई 10 रुपए के हिसाब से एक सामान, तो ये तो 90 रुपए का हो गया। हमें इस पे कितना, देखो टोटल इस पे हमें प्रॉफिट कितना कमाना है, जो भी ये जो 10 का जो लॉस हुआ है ना, तो ये जो एक का जो लॉस हुआ है कि 10 रुपए का लॉस हो गया, एक सामान 10 रुपए का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस 90 में, मतलब कि हर एक सामान को, पहले एक सामान था 10 रुपए का, अब उसमें सबके एक एक रुपए जोड़ देंगे, ठीक है, अब सामान कितने हो जाएगा? 11 रुपए का सामान हो जाएगा, ठीक। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो जिससे मान के चलो भाई तुम कार बना रहे हो, ठीक है, एक कार तुम्हें पड़ती है 1 लाख रुपए की, ठीक, और तुमने क्या है 10 कार बनाई थी, 10 कार बनाते मतलब एक कार के जल गई तो तुम्हारे पास बची 9 कार। वो जो एक कार में जो भी तुम्हारा खर्चा हुआ है ना, जो भी तुम्हारा लॉस हुआ है, उन सबके लॉस को तुम क्या है इन 9 कार के बीच में बराबर बराबर बांट दोगे, ठीक है, ऐसा होता है। अब सुनो, तो भाई अगली बात करते हैं स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो इसके बारे में से तुम बता चुका हूँ कि भाई क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला आइडेंटिफाइंग है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। इसको बता चुका हूं, तुम्हें अगर इसको पढ़ भी लोगे ना तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका तुम अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। अब भाई बस कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो कि डिफाइन द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है, ये 3 चीजें। पहले बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का पार्ट है, एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन, ठीक है। बुक कीपिंग में क्या होता है, जो भी ट्रांसैक्शन हुए उसको सिर्फ लिखने का काम होता है, ठीक है, जितना भी काम था सिर्फ रिकॉर्ड करने का, वो सारा सारा काम कर दिया। फिर अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, एंड एक्चुअली, ठीक है, इट बिगेन्स वेयर बुक कीपिंग एंड, जैसे बुक कीपिंग खत्म हो गई, ठीक है, जैसे ही खत्म हो गई, मतलब कि जैसे इसका प्रोसेस खत्म हो गया ना, इसका प्रोसेस जैसे इसका प्रोसेस खत्म हुआ उसके बाद क्या अकाउंटिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है, ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ठीक है। देखो यहाँ ना क्लासिफाइंग हो गया, ठीक है, मैंने क्या क्लासिफाइंग तक किया, क्लासिफाइंग के बाद क्या समराइजिंग का काम, ठीक, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दो, मतलब कि तुम यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दो या फिर यूजर्स ऑफ अकाउंट्स बोल दो, बात वही पड़ती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, जैसे ही बुक कीपिंग खत्म, ठीक है, अकाउंटिंग चालू, उसके बाद अगली बात करते भाई इसका कि अकाउंटेंसी क्या होती है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल। भाई बहुत सारे ना, देखो जब भी कोई इंसान, एक कोई अकाउंटेंट कुछ भी काम करने वाला होता है ना, तो उसको क्या बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, अगर उसे वो ज्ञान नहीं होगा तो भाई किसी काम का ही नहीं है, तो उसी को बोलते हैं ये सिस्टमैटिक नॉलेज है एक, ठीक है, मैं उसका भाई एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एंड द टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग में, जो कि क्या अकाउंटिंग में अप्लाई होती है। फिर अगली बात करते हैं, बात जो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। पहले स्कोप की बात करते हैं, तो बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, ठीक है, वाली बात बता चुका हूँ। फिर अकाउंटिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, दोनों में से कुछ ही बोल दो। अब भाई इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, बुक कीपिंग क्यों करते हैं। द मेन एम्स इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बुक कीपिंग करते हैं। इसको क्यों करते हैं, टू द मेन एम इज टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी पता लगाने के लिए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन कैसे, इसको पता लगाने के लिए हम क्या अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। फिर स्टेज की बात करते हैं, इट इज प्राइमरी, सबसे पहले मैं उसका भाई प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है, सबसे पहले इसको करते हैं। फिर ये मैं उसका भाई सेकंड स्टेज है,
ठीक, क्योंकि भाई जब ये कब चालू होती है, जब मेरे पास क्या बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, कह रहे कि इट इज सेकंड स्टेज एंड बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक, जब मेरे पास बुक कीपिंग खत्म होती है उसके बाद ये चालू होता है। अगली बात करते हैं नेचर ऑफ जॉब की। दिस जॉब इज इन रूटीन एंड रिपीटेटिव इन नेचर। देखो भाई ये जॉब क्या बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है, बार बार देखो कहीं खर्चा हुआ, जो मेरे को पता लगा भाई स्लिप आई, उसको रिकॉर्ड किया, फिर खर्चा हुआ, स्लिप आई, रिकॉर्ड किया, ऐसा होता रहता है। ठीक, फिर और मेरे पास क्या है कि दिस जॉब इज एनालिटिकल नेचर। भाई इसमें क्या है, बस एनालाइज करना होता है। ठीक है, मेरे पास क्या होता है, देखो ये तो मेरे पास क्या रिपीटेटिव है, ठीक है, इसमें हर बार क्या एनालाइज करते हैं, इसमें बार बार अलग अलग चीज निकल के आती है। ठीक, फिर लेवल ऑफ स्किल, भाई बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल। इसमें किसी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई ऐसा मान लो कि बाहर से ट्रांसलेशन आई, तुमने उसको रिकॉर्ड कर दिया, इसमें किसी भी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है। लेकिन इट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्किल टू एनालाइज, सो इट इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। ठीक है, जैसे मान लो भाई सीए वगैरह होते हैं ना, सीए वगैरह हो गए, ठीक है, वो सारा सारा काम करते हैं। अब अगली बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। भाई फायदे क्या है अकाउंटिंग करने के, पहले मेरे पास है भाई देखो, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। भाई हमारे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में हमें क्या है बहुत ज्यादा जानकारी देता है। ठीक है, हाँ भाई उसके बाद देखो, कह टू प्रोवाइड फाइनेंशियल, कह रही टू प्रोवाइड फाइनेंशियल फाइनेंस इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में हमें क्या भाई जानकारी देता रहता है। फिर जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब क्या भाई फैक्ट, फैक्ट के साथ। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि हर साल में एक बार या फिर 2 बार, 6 महीने में एक बार वो क्या है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताता रहता है। कह रहे कि लाइक प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इनकर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे हमने प्रॉफिट कमाया है, फिर लॉस लॉस या फिर लॉस हुआ है हमें, इन सब के बारे में क्या वो बताता रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई उसके बारे में अगली बात करते हैं। देखो जो नेक्स्ट है भाई, थोड़ा ना इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रखी है, तो उसके बाद थोड़ी देर में सुनो। हम अगली बात करते हैं भाई, मैं उसका कि फैसिलिटेट, देखो मैं इसका कि जो सेकंड है प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। भाई जो हमारे पास मैनेजमेंट है उन्होंने क्या है वो एक तरीके से असिस्टेंट देता है। असिस्टेंट देने का मतलब क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है उन सब के बारे में बताता डिटेल में। तो कह रहे हैं अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन बिजनेस प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। देखो भाई वो किस में, देखो जो अकाउंटिंग है वो किस किस चीज में हेल्प करता है। सबसे पहले भाई हेल्प इन मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब कि बिजनेस है उसको किस तरीके से चलाया जाए इसके बारे में बताता है। फिर प्लानिंग करने में कि भाई अगर हमें फ्यूचर में और आगे ग्रो करना है तो क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए। फिर डिसीजन मेकिंग, भाई जो भी हमें डिसीजन लेना है, पैसा और लगाना है कि पैसा नहीं लगाना, बिजनेस को चालू करना है या बिजनेस को बंद कर देना है, ठीक, वो सारा सारा। फिर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल का मतलब क्या भाई, सिंपली एक्सरसाइजिंग कंट्रोल का मतलब एक ही निकल के आता है कि जो भी हम बिजनेस चला रहे हैं उसके ऊपर में क्या हमारा कंट्रोल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट नंबर से फैसिलिटेट, देखो भाई उसके बाद ना मेरे पास है कि अगर ना मैंने सोचा कि जैसे प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन बिजनेस प्लानिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, पर तो देखो प्लानिंग में उसकी हेल्प करेगा। फिर डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग का मैं तो मतलब अभी मैं तुम्हें तुरंत मतलब क्या बताया कि भाई जो डिसीजन मेकिंग का एक ही मतलब निकल के आता है, हमें और पैसा लगाना है फिर पैसा निकालना है, बिजनेस को कंटिन्यू करना है फिर बिजनेस को बंद कर देना है, इन सब चीज में। अगर एंड इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, उसके बाद तो भाई इसको कंट्रोल पाने के लिए हम इसको चलाते हैं। ठीक है, फिर अगला मेरे पास है कि फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। देखो फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है, पहले हमें पता होता है हम टॉपिक का पढ़ रहे हैं, हम एडवांटेजेस फायदे पढ़ रहे हैं। भाई फायदा उसका अगला ये है कि फैसिलिटेट, जो उसमें क्या है कंपैरेटिव स्टडी में वो फैसिलिटेट है। इसका सिंपल सा एक ही मतलब निकल के आता है, अगर बिजनेस हम चला रहे हैं ना भाई, तो पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट उसको कंपेयर कर पाते हैं। तो कह रहे कि बाय कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एट अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेकिंग अ कंपैरिजन। ठीक है भाई, वो क्या है कि एक तरीके से मान लो कंपैरिजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर
हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, भाई जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें हेल्प करता है हमारे, ठीक है। जैसे मान लो कि सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ वेरियस टैक्स लायबिलिटी सच एज इनकम टैक्स, जीएसटी। देखो जो भी ना हमें क्या है भाई, जो भी टैक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो सारा का सारा अगर हम अकाउंटिंग को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम उसे आराम से सेटल कर पाते हैं, हमें टैक्स की कोई बाद में झंझट नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट बात करते हैं हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अगर हमें कहीं से लोन लेना ना तो भाई अकाउंटिंग हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास है हाँ भाई हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। फिर अगला जो है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, भाई अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हमारे पास क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखो अगर नॉर्मली बोला जाए ना करेगी फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस, भाई सबसे पहली चीज देखो मेरे पास अकाउंटिंग इज नॉट प्रीसाइज। इसका मतलब क्या है, जो अकाउंटिंग है वो क्या पर्सनल जजमेंट होता है, ठीक है। इस करके अकाउंटिंग इज नॉट कंपैरेटिवली फ्री फ्रॉम पर्सनल बेस और जजमेंट, ठीक। इसका मतलब क्या है, जिस इंसान ने रिकॉर्ड किया ना वो उसी के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, ठीक है। दूसरा इंसान रिकॉर्ड करेगा वो दूसरे के हिसाब से होगा, ठीक है। तो पहले दिक्कत इसके अंदर ये है अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ असेट्स। देखो भाई इसका सिंपली मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम अकाउंटिंग करते हैं जो जिस टाइम हमने खरीदा था उस टाइम की वैल्यू देखते हैं। मान लो भाई अभी मैंने कहा कि 10 साल पहले कोई सा सामान खरीदा 10,000 रुपए का, हम उसी वैल्यू को मानते हैं, भले उसकी कीमत बढ़ गई हो घट गई हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अगली बात कर दूं, मेरे पास क्या है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स असेट्स एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। देखो जो जितना उसने खरीदा और जितना उसमें मान लो एक तरीके से उसकी वैल्यू कम हो गई, जो वैल्यू कम होती है उसकी हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो उसमें से इसको कम कर देता है, कम करने के बाद जो वैल्यू बचती है ना भाई उसको देख के चलता है वो, ठीक है। फिर इट डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर करंट मार्केट वैल्यू, भाई जो इस असेट्स की जो इस मशीन की जो भी करंट वैल्यू है उसको दिखाता ही नहीं हो, ठीक है। भले बढ़ गई हो घट गई हो वो सब नहीं दिखाता, ठीक। दूसरा इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। देखो भाई मार्केट में क्या होता है, प्राइस लेवल चेंज होता रहता है उसको भी इग्नोर करता है। फिर इग्नोर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। देखो भाई अब क्या होता है कि बहुत सारी ना क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, पर समझो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है और इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है। पैसों से रिलेटेड जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक। दूसरा वैसे क्वालिटेटिव मतलब कि काम कितना अच्छा हुआ है कितना अच्छा नहीं हुआ उसमें क्या बोलते हैं क्वालिटेटिव। तो जो भी क्वालिटी है उसको क्या इग्नोर करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास है भाई अफेक्ट बाय विंडो ड्रेसिंग। भाई विंडो ड्रेसिंग का मतलब एक तरीका है जिससे हम ना अकाउंट को गलत शो कर देते हैं, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग present a more favorable position of the business than the actual position। देखो भाई बिजनेस भले बहुत घाटे में चल रही हो लेकिन क्या है वो दिखाया भाई तुम क्या फायदे में चल रहे हो, फायदे में चल रहे हो, ऐसा होता है। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बिजनेस में ऐसा शो हो रहा होगा कि तुम्हारे पास जो टोटल वैल्यू है जो तुम्हारे पास टोटल पैसा है वो 10 लाख है लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है। तो उसके हम क्या बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग से हम उसको क्या हाइड कर देते हैं, एक तरह से फ्रॉड हो जाता है। मेरे पास नेक्स्ट है भाई यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इंटरनल कौन, देखो कंपनी का मालिक, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, इसे हम बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, ठीक है। और जो अगला मेरे पास उसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, वो कहते हैं बैंक हो गया, ठीक है। और अगला मेरे पास है इन्वेस्टर, जिसने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। क्रेडिटर, क्रेडिटर के बारे में बता चुका हूँ, वो इंसान जिसको हम बाद में पेमेंट करेंगे क्योंकि हमने उससे उधार सामान खरीदा था। गवर्नमेंट भी हो गई भाई, रिसर्चर्स भाई वो सारे लोग जो हमारी कंपनी के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। अगला पास लास्ट में कस्टमर, ठीक, ये सारे। अब देखो भाई जो मेरे पास अगला है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। कुछ मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले पास है रिलायबिलिटी, इसका मतलब रिलायबल होता है। रिलायबल इंप्लाइज दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर और पर्सनल बेस। देखो मेरे पास है ना भाई कुछ इसके ना क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। कुछ इसकी अच्छी बातें भी है, वो मेरे पास ये है कि ये क्या होना चाहिए भाई, इसमें क्या है कि मटेरियल एरर, ठीक है। मटेरियल देखो पहले समझो, एक में होता है मटेरियल, दूसरा होता है इमटेरियल, जब इसको बोलते हैं नॉन मटेरियल। मटेरियल का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कंपनी को फर्क पड़ सकता है, उसमें बोलते हैं मटेरियल इफेक्ट, ठीक है। जिससे फर्क नहीं पड़ता उसको बोलते हैं नॉन मटेरियल इफेक्ट, ठीक है। तो जो भी मेरे पास है कि ठीक है ना फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, ठीक है। तो ऐसे एरर जिससे कंपनी को फर्क पड़ सकता है उससे फ्री होता है और पर्सनल बेस से भी फ्री होता है। मतलब हम देखो हम ना कुछ इसके ऐसे मान लो कि कुछ देखो कह रहे हम पढ़ क्या रहे हैं
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इनहेंस इट्स अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस। हम कुछ कुछ ऐसे चीज पढ़ रहे हैं जो कि अकाउंटिंग के अंदर होनी चाहिए और होती भी है, जिससे हम क्या है कि जो डाटा है उसको आसानी से समझ पाए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रेलिवेंस। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स। ठीक है भाई, देखो अपना रेलिवेंस का मतलब क्या है, डाटा ऐसा होना चाहिए ताकि जो जिसको हम भेज रहे हैं वो समझ पाए उसको। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि भाई डाटा इस फॉर्म में हो, डाटा इस तरीके से लिखा हो कि जो उसको देखे वो देख के समझ पाए कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, यानी कि बहुत ही बड़ा पहाड़ सा दे दिया। फिर भाई लास्ट में इसको बोलते हैं कंपैरेटिबिलिटी, मतलब कि डाटा इस तरीके से होना चाहिए कि हम पिछले साल के डाटा से उसको कंपेयर कर पाए। देखो भाई नेक्स्ट है, अब मेरे पास है एक एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो है, पहले को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, दूसरे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, दो एस्पेक्ट होते हैं इसके, हमेशा इसके दो फर्क पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने मशीन खरीदी, मशीन खरीदने के बाद क्या हमारी कंपनी पे दो फर्क पड़ेगा। पहला जो उसको कैश है, कैश क्या भाई कम हो जाएगा, दूसरा जो मशीनरी की वैल्यू है वो क्या है बढ़ जाएगी। ठीक, हमारे कंपनी में मशीन आ गई और कैश का कम हो गया, ये दोनों असेट्स है ना, एक असेट्स कम हो गया दूसरा असेट्स बढ़ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। चलो मैं कह दूं अगर मैं इसको उधार में खरीदा है, ठीक है, मैंने मशीन को क्या उधार में खरीदा है, तो मेरे पास का जो क्रेडिटर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लायबिलिटी। देखो एक तो मेरे पास क्या है असेट्स, असेट्स मेरे पास क्या है इंक्रीज हो गया, असेट्स मेरे पास बढ़ गया, और अगला मेरे पास क्या भाई यहाँ पे लायबिलिटी, जो लायबिलिटी है वही बढ़ गई। तो डबल एंट्री सिस्टम मेरे पास क्या है भाई, इसको हम बोलते हैं जहां पे हमारे पास दो एस्पेक्ट हमेशा होते हैं। ठीक है, तो द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, एक में से डेबिट दूसरा मेरे पास है क्रेडिट। ठीक है, फिर सिंगल एंट्री सिस्टम बेस में सिर्फ एक रिकॉर्ड करते हैं, मशीन खरीदी, हाँ भाई मशीन आ मेरे पास, जो मशीन आई है उसको कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक, मेरे पास क्या है जैसे मान लो कि क्रेडिटर बढ़ गया, उधार बढ़ गया, कैश कम हो गया, इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर नेक्स्ट बात है भाई कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। भाई कुछ कुछ एडवांटेज है। पहला सिग्निफिकेंट सिस्टम, एक ना बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ठीक, इसका ठीक है कह रहे कि एज कंपेयर टू द अदर सिस्टम दिस सिस्टम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज मोर सिग्निफिकेंट। देखो सिग्निफिकेंट मतलब साइंटिफिक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यूजफुल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं इन सबको आराम से अचीव कर पाता है। नेक्स्ट मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, जो डुअल एंट्री सिस्टम है वो करता है भाई कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, फिर उसके बाद चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। ठीक है भाई, वो क्या है कि जो भी एकदम ना जो भी डाटा रिकॉर्ड करता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। डुअल एंट्री सिस्टम जो भी डाटा रिकॉर्ड करता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम पहले फॉलो किया करते थे, अभी भी दुकानदार वगैरह फॉलो करते हैं। ठीक, लेकिन जो मेरे पास का डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जो बड़े बड़े दुकानदार है, बिजनेसमैन वगैरह, ठीक है, वो अपने बिजनेस के अंदर फॉलो करते हैं। फिर अगला क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पता लग जाता है और हमारी स्थिति क्या है, ठीक है, हमारी कंपनी की स्थिति क्या है, ये वाली बात क्या बहुत ही अच्छे से पता लग जाती है। फिर भाई अगला बस है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अगर मुझे कोई सा भी डिसीजन लेना है, जैसे मान लो कि हम क्या पढ़ रहे हैं डुअल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, उसके फायदे क्या है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है, इसका सिंपल सा एक ही मतलब निकल के आता है भाई, और मतलब ये है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं फिर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें और पैसा लगाना चाहिए फिर पैसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए फिर बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों में भाई हमारे भी क्या है हेल्प करता है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है भाई, देखो नॉर्मली अगर बोला जाए ना वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, तुम्हें करना क्या इसको दो पार्ट में देख लेना है। ठीक है, पहले जैसे मान लो कि स्टार्टिंग का जितना पार्ट देख लिया, उसके बाद के उसके दो पार्ट कर लेने हैं। ठीक, एक बार तुम्हें वीडियो को कंप्लीट देखनी है, ठीक है, ताकि तुम्हें जितना समझ में आना हो आ जाएगा। उसके बाद जहां से समझ में नहीं आया उसको दोबारा देखना।